मैंने कहा कि जो फीड आप तक पहुंच रही है जी। उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये एक ख्याली पुलाव है, या इसे जमीन पर उतार के देश में महापरिवर्तन लाया जा सकता है, जो मैथिली शरण गुप्त कुछ क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपने जो शुरू किया है बहुत अच्छा है। इसको जमीन के उतार सबको साथ आना पड़ेगा। ये बात जरूर है कि जब कोई एक आदमी किसी पथ पर निकलता है तो संघर्ष करना पड़ता है, और लोग कहते हैं कि इतना जल्दी आसान नहीं, लेकिन किसी न किसी को इसमें लीड लेनी पड़ती है। तो आपने जो ये शुरुआत की है, हम कितना समय में होगा नहीं कह सकता, लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत है। और अगर लोग जुड़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप जो उद्देश्य लेकर चले हैं, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। अच्छा, अब मैंने आपको ये फोन थोड़ी सी मदद मांगने के लिए किया है जी। कि आप मुझे, देखिए मेरा विचार ये है कि इस कॉन्सेप्ट में बहुत दम है। हाँ। राइट। और दूसरी बात यह है कि लोग बाग आज की व्यवस्था से पूरी तरह से दुखी हैं, हम्म। और लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि इन हम्म। दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई हुई थी, हम्म। जिसकी मंशा देश के लोगों का शोषण करना, उत्पीड़ित करना, अपमानित करना और न्याय का ढकोसला करते हुए न्याय ना मिले और न्याय पाने की उम्मीद में आप बर्बाद हो जाएं, इस ध्येय से जो व्यवस्था बनाई थी, वह हम्म। 75 सालों के बाद भी हमारे ऊपर थुपी हुई है। हम्म। इस बात से आप कहां तक इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बात सही है कि व्यवस्थाएं पुरानी थोपी हुई हैं और व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अपन ये नहीं कह सकते कि केवल राजनेता वे दोषी हैं। सब नहीं, अभी व्यवस्थाओं हम में सुधार। दोष की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आज भी थुपी हुई है। इससे आप इस बात को सिद्धांता मान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो व्यवस्था थोपी हुई, इससे तो हम सहमत हैं, लेकिन इसके अच्छा, लिए। अब हम आगे दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। जी। जो सुधार के नाम पर थोड़े बहुत संशोधन किए गए हैं, हम्म। वो आज की लाटसाबी व्यवस्था, जिसका मैं भी हिस्सा था, हाँ। उसको और अधिक पावर देके देश की निरीह जनता को बड़ा गुलाम बना दिया है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? नहीं सर, इससे मैं सहमत नहीं हूँ कि देश की जनता को गुलाम बना दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, देश की हम्म। जनता तो वैसे ही गुलाम है, क्योंकि नियम कानून तो गुलामों वाले ही हैं। राइट। अब सवाल हम्म। है कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं, उन अमेंडमेंट में सत्ता में हम्म। बैठे लोगों को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो हम्म। यदि यदि हाँ, थोड़ा 10 मिनट। तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, हम्म। यदि यदि जो है या जो लाटसाबी व्यवस्था है, यदि उसको अधिक अधिकार मिल जाएंगे, तो हम्म। पब्लिक तो बीजे बीज बड़ी गुलाम हो गई ना, क्योंकि वो अधिकार तो जनता के विरुद्ध ही उपयोग में आना है ना। नहीं सर, सत्ता में ज्यादा लोगों को अधिकार नहीं दिए गए सर, बल्कि विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट में बीच में संशोधन आए हैं, उसमें तो पुलिस के भी में सुधार अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जरूरत है जो हमारे देखिए मृगन जी, जो जी। 7 जो है बिंदुओं का सुधार भी मान लें, तो वो हम्म। सुधार जो है सतही थे, पहले तो अपन को ये मानना पड़ेगी। और हम्म। उन सतही सुधारों को भी जमीन पे नहीं उतरने दिया गया है। हाँ। उसको भी देखा जाए तो इट इज मोर यूज इन वायलेशन। जैसे उन्होंने कहा गया था कि राजनीतिक हस्तक्षेप को बंद किया जाएगा, आज जो हम्म। है राजनीतिक हस्तक्षेप कंप्लीट एंड टोटल हो गया है। पहले केवल हस्तक्षेप जो है वो जाहरा, मतलब ऑन फाइल पे जो है ना, केवल सीमित था डिप्टी एसपी एंड अबव के लिए। अब वो सिपाही तक पहुंच गया है। तो नहीं, जो जो लेकिन 7 इसके लिए बिंदुओं की बात है, वो तो जो है ना जमीन पे हो नहीं रही है। जो आपको कहा गया था कि सिक्योरिटी ऑफ टेनवर मिलेगा, वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम्म। अपने मनमाने ढंग से चीजें हो रही हैं, और पूरा तंत्र जो है वो राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बन गया है। ये एज ए डीजी मैंने महसूस किया, और यही कारण है कि पुलिस रिफॉर्म में रहते हुए मैंने क्राइम फ्री भारत की अवधारणा को न केवल सोचा, बल्कि उसे भारत सरकार से मान्य कराया
मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में ये बात होगी कि 2019 से क्राइम फ्री भारत जो है एक नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता प्राप्त है, और उसका प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर मैं ही हूं, मैथिली शरण गुप्ती ही हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया, जहां पर राजनेता अपराधियों को ही वरीयता दे रहे हों, वहां पर अपराध मुक्त भारत मिशन को कभी भी जमीन पे उतरने नहीं दिया जाएगा। टेक्निकली इट मे बी फिजिबल, बट एज ए पॉलिटिकल कन्वीनियंस इसको मुंह से ढपली तो बजाई जाएगी, लेकिन उसे जमीन पे नहीं उतरने दिया जाएगा। नहीं सर, इसके लिए हम आप पुलिस अधिकारी दोषी हैं। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नेताओं कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम ना करें, भाई ठीक है, अगर एसपी अड़ जाए कि हमें नहीं करना गलत काम, हम हटा भी दोगे, कितने को लोगों को हटाओगे? तो हमारा कहना है कि हम ये व्यवस्था ऐसी कर दें कि राजनेताओं की भूमिका ना हो, हमारे काम के आधार पर एक परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर हमारी पोस्टिंग हो, तो फिर हम राजनेताओं की बात सुनना बंद कर देंगे। जो हमारा काम होगा उससे परफॉर्मेंस इंडेक्स होगी, उसी से हमारी प्रतिस्थापनाएं हो जाएंगी। अच्छा देखिए, लोकतंत्र में तो ये संभव नहीं कि राजनेताओं को, लोकतंत्र का ये मतलब नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है लोकहित में काम हो। लोकतंत्र का मतलब जो है ना, राजनेता तंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब जो है बदमाशों, मक्कारों और अपराधियों को टिकट दिया जाए, ये बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में आप ये बताइए मृगेंद्र जी, आप बहुत चिंतक हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छे आप जो है पत्रकार हैं। आप पत्रकार क्या हैं, आप तो चीफ एडिटर हैं। तो मेरा कहना है कि जो ये टिकट देते हैं, ये टिकट किसको देते हैं? अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आप ये देखिए, 3 पिटीशन लगी हैं पिछले 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि साहब इस देश में चपरासी बनने के लिए भी साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र होना चाहिए, और धोखे से उसका सिलेक्शन होने के बाद यदि धोखे से उसके पुलिस रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो सिलेक्शन के बाद भी उसे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। तो उस तीनों पीआईएल में ये बात कही गई कि फिर साहब जो है, जो राजनेता जो कि कानून के निर्माता हैं और अब हमारे भाग विधाता भी बन बैठे हैं, वो अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? आपको जान के ताज्जुब होगा मृगेंद्र जी, तीनों ही पीआईएल में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे ग्राह्य किया, मान्य किया, और सरकार को और पार्लियामेंट से निवेदन किया कि आप पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में केवल एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। तो पिछले 8 सालों में वो तो किया नहीं गया, उसका उल्टा जो है अपराधियों को ही ज्यादा टिकट दिया गया। देखिए, अभी जो पार्लियामेंट चल रहा है उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के अनुसार आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। जो आपराधिक रिकॉर्ड तो उसमें अलग अलग भी हो सकते हैं ना। देखो मेरा ये कहना है कि यदि जो बात आप मान रहे हैं, बेचारा उतना लाभ चपरासी को भी दे दो। चपरासी कौन सा बड़ा जो ना लाट साहब बन रहा है? यदि आप ये कहते हैं जब तक वो एक्सोरेंडेट नहीं होगा, चलो अपन ये मान लें कि जिन केसेस में चालान हो जाए और कोर्ट संज्ञान ले ले, कम से कम उसको आपराधिक रिकॉर्ड मान लो। कहीं तो कुछ तो सीमा तय करो ना। यहाँ तो अगर आपको 3 से 2 साल ज्यादा सजा, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो क्यों लड़ना चाहिए? इस देश की 140 करोड़ लोगों में टिंटेड इमेज के लोगों को ही जो ना टिकट देना जरूरी है क्या? बाकी लोग मर गए हैं क्या? नहीं वो है, लेकिन नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब अपराध ऐसे होते हैं जैसे किसी ने धरना प्रदर्शन किया या किसी ने वो विवाद, तो मेरा ये कहना है कि धरना प्रदर्शन के, चलो अपन कह देते हैं कि उसके मान्य नहीं किए जाएंगे। 29% के खिलाफ तो जो है हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार के केसेस हैं 29% के विरुद्ध, जिसमें ब्रिजभूषण जैसे लोग आते हैं। तो ये तो देखो, अपन को ये बात मानना पड़ेगी कि हंसना और गाल फुलाना दोनों नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ये कहता है कि तब तक अपराधी नहीं होंगे जब तक सभी अपील एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तो मेरी तो एक ही प्रार्थना है, यही अधिकार आप जो है ना उस चपरासी को दे दीजिए। उसने क्या बड़ा गुनाह कर दिया है? उसको भी जब तक उसकी अपील एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक उसे अपराधी मत मानिए। बेचारा कुछ लोगों के पेट पल जाएंगे। नहीं, मुझे सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं कि साहब जो है ना मेरा मुकदमा कायम हो गया, मेरा सिपाही में भर्ती हो गया और साहब हमारा राजीनामा हो गया। हम तो राजीनामा को भी जो है ना मानते हैं कन्विक्शन, और हम उसमें उसको नहीं एंट्री देते हैं, जबकि उसमें राजीनामा हो गया है।
तो एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी है पुलिस विभाग की कि राजीनामा को वो कन्विक्शन मानते हो, कहते नहीं तुमको नहीं लिया जा सकता है। हाँ वो तो है, तो फिर नहीं, फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? यदि आप वो लाभ दे रहे हैं तो बेचारे के गरीब का पेट पल जाएगा। उससे भी कहो जब तक उसका जो है ना फाइनल अपील डिसाइड नहीं होगी तब तक तुम बेटे नौकरी करो, कोई दिक्कत नहीं है। होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना, या तो उसको भी करो या इसको भी करो। एक ये दो तरीके की चीजें नहीं चलेंगी ना। तो मैंने जो आपको फोन किया था वो किसी मकसद से किया था। मैं चाह रहा था कि आप मेरी मदद करो, क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन का उद्देश्य है कि इसी चुनाव में, अब जिसमें कल से नामांकन जारी हो रहे हैं, मैं 230 में से 230 सीटों पर अपने चंद्रगुप्तों को उतारना चाहता हूं। तो क्या आप मुझे कुछ लोगों के नाम जो है ना सुझाएंगे जो समाज सेवा से जुड़े हुए हों और राजनीति में इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि राजनीति को दलदल मानते हैं, या ऐसे लोग जिनको अच्छा होने के बावजूद भी पार्टियों ने अपने कंसिडरेशन के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया है और वो मन मसोस के बैठे हुए हैं, या जो व्यक्ति उन्हें टिकट नहीं मिला है और वो इतने जबर हैं कि निर्दलीय के रूप में भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो इन तीनों तरीके के कैटेगरी के लोग जो है, क्या आप मुझे मदद करेंगे उनकी पहचान करने का, जिससे कि उन्हें क्राइम फ्री भारत मिशन के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा सके? ठीक है सर, हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं ना। तो हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं कि आपको। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये काम आपको जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कल से तो करते हैं, आज रात को बैठ के बताते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे देखो, किसी ना किसी को तो पूरा करना पड़ेगा। हाँ, और आज की कोडल फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करना होगी, और ये भी जवाब देना होगा। लोग जो कहते हैं ना कि इतना बड़ा समझते हो तो चुनाव लड़के दिखाओ, तो हम बताएंगे कि चुनाव लड़ भी लेंगे, जीत भी लेंगे और बिना खर्च के जीतेंगे। यदि ईश्वर ने चाहा तो ये भी संभव होगा। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे और हमारे बच्चों को एक अच्छा बेहतर भारत मिले, जहां पर हर व्यक्ति अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में सांस ले सके, और साथ में उसे समृद्धि भी मिले, निरोगी और दीर्घायु भी हो। जी। तो मैं मृगेंद्र जी आपसे बहुत व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा आपके सहयोग के लिए। बिल्कुल सर, बताता हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर वंदे मातरम।